नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल एस्टेट से जुड़ी खबरों की, इंडस्ट्री लीडर्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं ट्रेंडिंग मुद्दों को। तो शुरू करते हैं आज का शो। बात करते हैं रियल ट्रेंड्स की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, यानी अब रेपो रेट 5.40% से बढ़कर 5.90% हो गया है। लेकिन इसका रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, समझते हैं क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन पटौदिया से। हर्ष जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हर्ष जी, मेरा पहला सवाल यह होगा कि रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी का हाउसिंग सेक्टर पर क्या असर देख रहे हैं? देखिए, इसमें क्या है कि हाउसिंग सेक्टर पे दो असर होगा। एक तो हाउसिंग लोन्स का रेट थोड़ा लॉन्ग टर्म में थोड़ा बढ़ने की संभावना डेफिनेटली है। तो ये अगर रेट पास ऑन होता है तो ईएमआई थोड़ी इंक्रीज होगी सब लोगों के लिए, और साथ ही साथ डेवलपर का कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो दोनों तरफ का इम्पैक्ट है, और जनरली ये इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने लिया है। एंड इसको लेके 1.9% रेपो रेट में जो इंक्रीज हुआ है, ये शॉर्ट टर्म में एक कंसर्न का स्थिति बन सकता है। अभी तक तो हम रियल एस्टेट सेक्टर में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया नहीं है, बट देखिए क्या है, ये टेम्पररी फिनोमेना भी हो सकता है। जो लॉन्ग टर्म में जो लोन लेते हैं लोग, 10 साल 15 साल 20 साल के लोन लेते हैं, तो लोन का जो रेट, इंटरेस्ट रेट है, वो एवरेज करना पड़ेगा, और एवरेज में मुझे ये लगता है कि ये इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं आएगा और सेल्स रोबस्ट रहेगा। देयर इज अ वेरी गुड डिमांड फॉर हाउसिंग रियल एस्टेट ऑल ओवर द कंट्री, इन द मेट्रोज, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज, और लोगों को घर खरीदने का एक माइंडसेट आफ्टर कोविड एक हो गया है। हर्ष जी, जाहिर है ईएमआई बढ़ेगी, इसके साथ ही रॉ मटेरियल के चलते क्रेडाई अक्सर भाव बढ़ाने की बात करता रहा है। तो अभी क्या रुख रहेगा? कीमतें स्थिर रहेंगी या फिर बढ़ेंगी? दीपक जी, अभी क्या है कि जो इनपुट कॉस्ट है धीरे धीरे कूल ऑफ होने जा रहा है। तो इन द शॉर्ट टर्म हमें ये नहीं लगता कि दाम और कुछ मेजर वे में बढ़ेंगे। कुछ कुछ माइक्रो मार्केट में बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इन्वेंट्री नाउ। काफी जो रेडी टू मूव इन जो अपार्टमेंट्स है सब काफी बिक चुके हैं, और इन्वेंट्री लेवल लास्ट साल 1.5 साल में काफी कम हो गया है। तो इसको लेके सप्लाई शॉर्टेज भी हो रही है और डिमांड इंक्रीज भी हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड इन द रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर। इसको लेके ओवरऑल एक डिमांड सप्लाई गैप को लेके भी दाम बढ़ने की संभावना है, बट इनपुट कॉस्ट अब स्टेबलाइज हो रहा है, एक्सेप्ट दैट कि जो क्रूड ऑयल और जो ये रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो प्रॉब्लम थोड़ा दिख रहा है, उसमें जो वॉलेटिलिटी रहेगा उसको देखना पड़ेगा, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक देयर विल बी मेजर इंक्रीज इन प्राइसेस। सर, इंडस्ट्री की बात तो हो गई, अब होम बायर से जुड़े एक अहम मुद्दे पर आते हैं। हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, रियल्टी सेक्टर को बेहतर बनाने की बात करते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में रेरा लागू नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उदासीनता है। क्या ये दुखद नहीं है? देखिए, डेफिनेटली रेगुलेटर होना चाहिए, बट जो रेरा जो लागू होगा ही, ऑल द प्रोसेसेस फॉर establishing the RERA authority, everything has been done, all recruitment is happening. Very soon we will see RERA being implemented in the state. Maybe it's a matter of 10 days, 15 days or 1 month, that's all. ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है कि अगले 15 दिनों या फिर 1 महीने में पश्चिम बंगाल में रेरा आ जाएगा? हमारे पास जो खबर है, हर फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है जी। आई थिंक ओनली एग्जीक्यूशन का ही मैटर है, और रेरा डेफिनेटली बंगाल में भी लागू होगा, और ये कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट है, डेवलपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये अच्छी खबर है कि जल्द ही पश्चिम बंगाल में रेरा लागू हो जाएगा। बाकी डेवलपर सभी रेट होल्ड करने के मूड में दिख रहे हैं। तो रेपो रेट के इंक्रीज होने के बाद भी प्रॉपर्टी के भाव में दोहरी मार नहीं पड़ेगी। डिमांड बनी हुई है और फेस्टिव सीजन में बिक्री की अच्छी उम्मीद भी दिख रही है। हर्ष सर, शुक्रिया करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स की। नाइट फ्रैंक इंडिया ने जुलाई से सितंबर के बीच यानी कैलेंडर ईयर Q3 में बिक्री और न्यू लॉन्च के साथ ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के लिए स्पेसिफिक रिपोर्ट लॉन्च की है। मैंने बात की नाइट फ्रैंक इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। मुंबई में ख़ास तौर से हमने ये देखा है कि पिछले तकरीबन 8 या 10 महीनों से लगातार
हर महीने जो सेल्स, जो मकानों की बिक्री देखी जा रही है, ये पिछले दहाई में सबसे बेहतरीन हो रही है। और अगर मैं मोटा नंबर कह लूँ, पिछले 9 महीने में, इस साल में 2022 के 9 महीने मुकम्मल हो चले हैं और इन 9 महीनों में 65,000 मकान बिके हैं और ये पिछले 10 साल का बेहतरीन रिकॉर्ड है। तो ओवरऑल मुंबई में जिस किस्म की हवा बनी हुई है, ये तो सारे मुल्क से बेहतर चल रही है। और लगातार जो परफॉर्मेंस इस सितंबर में, इसके बावजूद कि श्राद्ध पक्ष भी इस महीने में पूरे का पूरा आया था, इसके बावजूद भी ये नंबर्स इतने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं कि ओवरऑल हमें यकीन है कि अगले 3 महीना मुकम्मल होते होते जो मकानों की बिक्री है, ये शायद हमने जो बेहतरीन, जो पिछले सालों में 1 लाख के आसपास मकान बिकते हुए देखे, उसके बहुत करीब जा रहा है। एमएमआर के अलावा आपने Q3 पैन इंडिया रिपोर्ट भी लॉन्च की है जिसमें टॉप 8 सिटीज़ का डेटा निकल कर आया है। तो क्या सेल दिखी है, क्या न्यू लॉन्चेस दिखे हैं और अनसोल्ड इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है? न्यू लॉन्चेस इस क्वार्टर में अबाउट 70,000 के आसपास मकान इन 8 शहरों में लॉन्च होते हुए दिखाई दिए हैं और जिसके सामने तकरीबन 75,000 मकान बिके हैं। इसी दौरानिए में, इसी 3 महीनों के दौरान 75,000 मकान ये टॉप के 8 शहरों में बिके हैं। और जाहिर सी बात है, नंबर्स बजाते खुद बता रहे हैं कि इस नंबर के कारण आपकी अनसोल्ड इन्वेंट्री में श्रिंकेज हुआ है और ये बहुत क्लियर है क्योंकि जिस रफ्तार से मकानों की ख़रीदारी हो रही है, ये बहुत ही क्लियर एक श्रिंकेज बना रखा है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगातार कम हो रही है। बस सिर्फ इतना एक चिंता का विषय ये है कि जो पुरानी इन्वेंट्री है, जैसे कि मान लें 3 साल 4 साल से पहले जो मकान लॉन्च हुए थे और बिकना उनका मुश्किल है, वो अब भी लगातार उनके लिए दिक्कत हो रही है बेचने में। तो जो नए मकान हैं उनकी सेल्स में, उनके ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में काफ़ी बेहतरी है बनिस्बत उनके जो पुराने लॉन्च हो रखे हैं। सर, एक अंतिम सवाल कि आज आधा % रेपो रेट बढ़ा है, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं फेस्टिव सीजन में और अगले क्वार्टर में? ये जो इसका कितना पास ऑन होगा बायर पर, वो देखना भी अभी बनता है क्योंकि जो पिछले 6 महीनों में तकरीबन 1.4% का जो इम्प्रूवमेंट आया है, उसके सामने मुश्किल से कुछ 70-75 बिप्स ही, 1% से कम ख़रीदार तक पास ऑन किया गया है बैंकों द्वारा। तो एग्जैक्टली कितना अंतर आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसके बावजूद हम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट हैं कि इन स्पाइट ऑफ इस बढ़ोतरी के बावजूद भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें सेल्स पर नहीं दिखाई देगा। क्योंकि एक और चीज़ जो उसके सामने इम्पॉर्टेंट है याद रखने के लिए कि पिछले चंद एक साल में मार्केट इतनी ख़राब थी, उस दौरान का जो पेंटअप डिमांड है वो मार्केट में अब भी बना हुआ है। तो वो शख्स जिसने 3 साल पहले 9 या 10% के होम लोन पे नहीं ख़रीदा मकान, आज 7.5 या 8 पर खुशी से ख़रीद सकता है और वही चीज़ आज बाज़ार हमें दिखा रहा है। मुंबई में डेवलपर संगठन नरेटको ने अपने पहले प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होमेथॉन को आयोजित किया, जहां एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के 1000 से अधिक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया गया। इस एग्जीबिशन की डिटेल्स मैंने जानने की कोशिश की नरेटको के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट संदीप रुनवाल से। सो नरेटको होमेथॉन ये एग्जीबिशन पहली बार होस्ट कर रहा है मुंबई जियो में एंड यहाँ पे करीबन 150 स्टॉल है, 1000 प्रॉपर्टी से ज़्यादा डिस्प्ले पे हैं एंड यहाँ पे आपको महंगी से मीडियम से अफोर्डेबल बजट वाली ही प्रॉपर्टीज़ सब मिलेगी। इसके साथ अपने यहाँ एटलीस्ट 15 से 20 होम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो यू विल गेट द बेस्ट फाइनेंसिंग फॉर योर होम एंड ऑल द स्कीम्स विच द बैंक्स ऑफर, यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम अंडर वन रूफ। ओके, जो यहाँ से प्रॉपर्टी खरीदेगा उसको बाहर के मुकाबले क्या फ़ायदे मिल रहे हैं? तो यहाँ पे जितने भी लोग ख़रीद रहे हैं, हर डेवलपर ने अपने स्टॉल पे अलग अलग स्कीम्स रखी हुई हैं। हमने भी यहाँ पे बुकिंग के लिए अलग गिफ्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ पे आप विज़िट करके प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो और ऑन द स्पॉट बुकिंग करते हो, तो आपको बेनिफिट ऑन प्राइसिंग, बेनिफिट ऑन स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, अलग अलग बिल्डरों की अलग अलग स्कीम्स चल रही हैं। यहाँ पे नासिक से भी डेवलपर्स आए हुए हैं, दे हैव ऑल्सो सीन गुड ग्रोथ। मुझे लगता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड ये सेल्स कंटिन्यू रहेगी। फेस्टिव सीजन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई एम वेरी वेरी श्योर वी विल ऑल हैव अ गुड नेक्स्ट 1 ईयर। सो ये प्रॉपर्टी एक्सपो पे भी मैंने एक चीज़ देखी है कि जो 3 BHK ढूंढ रहे थे, आज लोगों ने 4 BHK या एक और एक्स्ट्रा बेडरूम लेने की कोशिश की है। सेकंड, इसके साथ में ये हुआ है कि लाइट, वेंटिलेशन एंड ग्रीनरी का इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है, बिकॉज लोग ये सोच रहे हैं कि घर पे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। सो इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी हम
कैसे ले ऐसी चीज़ों में। सो घर के अंदर इवन हाइड्रोपोनिक फार्मिंग का भी ट्रेंड शुरू हुआ है, जिनमें भले छोटी सी भी चीज़, बट वो चाहते हैं कि हम ग्राउंड से कनेक्टेड रहें। सो मुंबई जैसी सिटीज़ में हालांकि वो डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी आई थिंक ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो इंटीरियर में ऐसा क्या डिज़ाइन आप कर रहे हैं जो सस्टेनेबल हो और पर्यावरण के अनुकूल हो? मेनली तो चीज़ें हैं, सबसे पहले लोकल मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हम नज़दीक वाले लोकल मटेरियल यूज़ कर पाए उतना आई थिंक लोगों के लिए बेटर होगा, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशंस हैं, जो कार्बन फुटप्रिंट्स हैं वो कम होगा। सेकंड, हैंडमेड चीज़ें भी लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रियल वुड की चीज़ें हुई या क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें हुई, तो ये सब चीज़ों का यूज़ पहले से ज़्यादा होने लगा है इंस्टेड ऑफ मशीन मेड। सो एज आई टोल्ड कि बिकॉज ऑफ कोविड लोगों के परसेप्शंस चेंज हो गए कि ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा आउटवर्डली जी लिया, अब लोग प्रीफर कर रहे हैं कि इनवर्डली जिए हमारे लिए या ओरिजिनलिटी के लिए। हर संगठन एग्जीबिशन लगाता है, करोड़ों की सेल भी होती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग यहाँ घर खरीदते हैं उनकी रकम सुरक्षित रहे, प्रोजेक्ट डिलीवरी समय पर हो, इन सब की गारंटी कौन देगा? ऐसे तमाम सवाल होम बायर के जहन में आते हैं, तो इनका जवाब मैंने जानने की कोशिश की नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन बंदेलकर से। आपने देखा होगा तो कोरोना में स्टे एट होम, होम क्वारंटाइन, वर्क फ्रॉम होम, उससे होमोथॉन की पैदाशी हो गई, क्योंकि लोगों के दिमाग में होम 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 इतना बस गया। अगर आपने पहले देखा होगा तो लोग प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को इतना मायने नहीं देते थे, लेकिन आज माहौल इतना बदला हुआ है कि 50% से ज़्यादा लोग सोचते हैं कि प्रॉपर्टी इज़ द सेफ इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक है, सेफ इन्वेस्टमेंट से ही मुझे एक बात जो समझ में आती है कि ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। इस तरह के तमाम प्रॉपर्टी एग्जीबिशन होते हैं, लेकिन उनमें हमने जो पिछले समय में देखा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं हुए। तो होमेथॉन में अगर कोई आदमी आता है, कोई प्रोजेक्ट खरीदता है, तो नरेडको उसकी कितनी गारंटी लेगा कि वो पूरा भी होगा? तो मैं आप जो कह रहे हो कि ट्रस्ट सबसे पहले तो रेरा के वजह से बिल्ड हुआ, क्योंकि ट्रस्ट नहीं था तो उसका काफ़ी रीज़न है। सिर्फ हम अकेले, अनफॉर्चुनेटली आप देखो तो हमेशा लोग डेवलपर को ही ब्लेम करते हैं, हम अकेले को ब्लेम नहीं था, ये सारे लोग हिस्सेदार थे। लेकिन हम क्या है, हम लोगों को तुरंत नज़र में आते थे। तो मैं तो बोलता हूँ कि हम बेचारी गाय है, तो जो भी आता है वो दूध निकाल के चले जाता है, और आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो वो माहौल अब चेंज हो गया। और नेरेडको का स्पेशलिटी ये है कि नेरेडको में सारे घटक रियल इस्टेट के मेंबर है। आप बोलो फाइनेंसर्स है, आर्किटेक्ट्स है, लीगल एडवाइजर्स है, ब्रोकर्स भी है और डेवलपर भी है, और इनके ऊपर आइसिंग ऑन केक हमारे पास कि 6 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हमारे गवर्निंग काउंसिल पे। तो इट मेक्स अ डिफरेंस। और मैं आपके यहाँ से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी प्रोजेक्ट है, हम नेरेडको और रेरा और डेवलपर तीनों मिलके कोशिश करेंगे कि ये 100% इसके कंप्लीशन पे जाए और लोगों को सपनों का घर मिले। प्रॉपर्टी प्लस में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। बात करते हैं अब अगले रियल ट्रेंड्स की। हाउसिंग.com और डेवलपर संगठन नरेडको ने एक सेंटीमेंट सर्वे जारी किया है, जिसमें 2022 की दूसरी छमाही में रियल एस्टेट सेक्टर में आउटलुक की बात की गई है। इस सर्वे में इकोनॉमिक आउटलुक स्थिर और बढ़ता हुआ दिख रहा है, इनकम आउटलुक कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, होम बाइंग आउटलुक और डिमांड ड्राइवर्स बीते 2 साल के मुकाबले कमजोर हुए हैं। इसी के साथ एक और रिपोर्ट है जो जुलाई से सितंबर के बीच यानी तीसरी तिमाही के आंकड़े भी पेश कर रही है। दोनों रिपोर्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं अंकिता सूद, रिसर्च हेड हाउसिंग.com, और अमित गोयनका जी हमारे साथ हैं, एमडी निसिस फाइनेंस। आप सभी का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल अंकिता आपसे होगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि सेंटिमेंट रिपोर्ट के क्या हाइलाइट्स हैं? ओवरऑल इकोनॉमिक सिनारियो को लेके भी जो होम बायर है वो काफी स्टेबल आउटलुक रखता है, पॉजिटिव आउटलुक रखता है। होम बाइंग को लेके जैसे आप कह रहे हैं स्लाइट डिप आया है, वो इसी वजह से आया है क्योंकि अभी राइजिंग इनपुट कॉस्ट की वजह से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े हैं।
उसकी वजह से देयर इज अ स्लाइट डेंट एक होम बायर सेंटिमेंट में। बाकी हम देखें तो रेडी टू मूव इन कैटेगरी जो है वो सबसे ज्यादा होम बायर के नजर में है, क्योंकि पास्ट में काफी मार्केट में उतार चढ़ाव के कारण कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हो पाए, ट्रस्ट डेफिसिट जो था उसकी वजह से रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री बहुत जरूरी है। ऑल्सो इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जहां वापस आ गया है, बट प्रिडोमिनेंटली जो मार्केट में ये कंज्यूमर है ये एक एंड यूजर है जो अपने रहने के लिए घर खरीद रहा है। पोस्ट द पैंडेमिक घर खरीदने की एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, तो हेंस रेडी टू मूव इन आपको अभी अपने रहने के लिए घर चाहिए, ये एक काफी इम्पोर्टेंट हाईलाइट है इस रिपोर्ट का। पर अब ज्यादा से ज्यादा होम बायर्स चाह रहे हैं एक कंप्लीट इकोसिस्टम। ये पोटेंशियल होम बायर्स जो हैं, लोकेशन बहुत जरूरी है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास होना बहुत जरूरी है, डे केयर सेंटर्स बहुत जरूरी है और ओपन स्पेसेस। सो मोटा मोटा ये की हाइलाइट्स हैं इस रिपोर्ट की। काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट है आने वाले 6 महीनों के लिए। अमित जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आपने रिपोर्ट भी देखी, जब इकोनॉमिक और इनकम आउटलुक स्ट्रांग दिख रहा है फिर क्यों होम बाइंग और डिमांड ड्राइवर्स कमजोर दिख रहे हैं? जो आप सेंटिमेंट्स की बात कर रहे हैं, आज एक थोड़ा सा एक ठहराव की जो बात कर रहे हैं दीपक जी, वो तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि एक तो जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ता गया है, और हाल ही में आपने एक रिपोर्ट भी देखी होगी कि अधिकतर जो लार्ज डेवलपर्स हैं उन्होंने 5 से 10% और भाव बढ़ाने की बात की है। तो जो प्रोडक्ट है और जो एक्विजिशन प्राइस है वो बढ़ता चला गया है। दूसरा, दर की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, और 50% बिप्स की जो इंक्रीज की बात हो रही है, उससे और जो है जो ईएमआई का भार है वो और बढ़ेगा। तो उतना एक फाइनेंशियल प्लानिंग का आउटलुक ले पाना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है वो काफी वॉलेटाइल है, तो मेरा कितना मेरे को माहिक एक मेरे को एक पैसा या रकम बाहर रखनी होगी मेरे घर की खरीदारी के लिए, वो अभी भी थोड़ा सा एक वेरिएबल नंबर है। दूसरा, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री काफी हद तक खप भी चुका है। तो पहले जो अभी तक जो बाइंग हो रही थी, बिकॉज हम देख रहे थे मुंबई में 7 साल का इन्वेंट्री ओवरहैंग था, नोएडा में, बैंगलोर में 3 साल का था, तो काफी हद तक ये इन्वेंट्री ओवरहैंग कम हो चुका है और रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री ये खप चुकी है। अब ज्यादा करके आप देखेंगे तो नए लॉन्चेस हैं, नए लॉन्चेस में अधिकतर बायर्स का थोड़ा सा एक ठहराव या थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन बना ही रहता है और बना रहेगा। इतने आसानी से जो इतने पाप हुए हैं पिछले 20 साल में, जहाँ पे अन्य सैकड़ों और करोड़ों स्क्वायर फुट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अटके हुए हैं, इसकी जो मार है वो भुलाई नहीं जा सकती। तो थोड़ा सा जब तक काम आगे बढ़ता नहीं है, जब तक आगे और प्रोजेक्ट खत्म होते नहीं है, जैसे इन्होंने भी अभी दर्शाया कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री का जो डिमांड है वो आज भी काफी हद तक बना हुआ है, और आप देखेंगे अधिकतर डिमांड उसी तरफ रहा है कि कंप्लीटिंग या नियर कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स जो है, तो उसमें थोड़ा समय लगेगा बनने में, तो उसका हल्का सा इम्पैक्ट जो है वो ऑफ्टेक नंबर्स में डेफिनेटली आएगा। तो ये 2-3 कारण है दीपक जी मेरे हिसाब से। अंकिता, इसके अलावा एक और रिपोर्ट आपने जुलाई से सितंबर के बीच यानी Q3 के सेल और न्यू लॉन्च पर जारी की है, उसमें क्या कुछ आंकड़े निकल कर आए हैं? तो हमारा जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट अभी आज हमने रिलीज किए हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। अगर आप उसको पिछले थर्ड क्वार्टर पिछले साल से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 50% जंप है हाउसिंग डिमांड में। 83,000 अप्रोक्सीमेटली घर प्राइमरी मार्केट में बिके हैं, जो पिछले साल 50% का जंप दिख रहा है। जहां की मैं न्यू सप्लाई की बात करूं तो न्यू सप्लाई में हम प्री रेरा पीरियड तक पहुंच गए हैं। 2015 में एक क्वार्टर में लगभग 1 लाख यूनिट लॉन्च होते थे, हम वापस उसी लेवल पे आ गए हैं। रेरा के बाद हमने देखा था न्यू लॉन्चेस काफी कंस्ट्रिक्ट हो गए थे, डेवलपर कंसोलिडेशन, मार्केट कंसोलिडेशन हुआ था, बट अगेन इन 1 क्वार्टर इस क्वार्टर में क्लोज टू 1 लाख यूनिट्स लॉन्च हुए हैं। तो मार्केट काफी इम्प्रूव कर रहा है, डेवलपर्स का भी ट्रस्ट मार्केट में वापस आया है कि डिमांड है। जितना इन्वेंट्री ओवरहैंग है वो डेफिनेटली ड्रॉप हो रहा है, बट ये जो जितनी न्यू सप्लाई आई है इस हाफ में, इन्वेंट्री ओवरहैंग डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अमित जी, Q3 रिपोर्ट में बात चाहे सालाना आधार की हो या फिर तिमाही आधार पर, सेल, न्यू लॉन्च बढ़े हैं, एप्रिसिएशन भी दिख रहा है 6%, लेकिन अनसोल्ड स्टॉक अब भी 32 महीने का बना हुआ है, कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअल जो इन्वेंट्री है जो स्ट्रेस में नहीं है या जो बन नहीं पाएगी, तो वो आंकड़ा फिर हमको सामने मिलता है। जहां तक आप स्ट्रेस की बात करें तो
देखिए कई सारे इन्वेस्टर्स हैं, हमको मिलाकर जो इनको रिजॉल्व कर रहे हैं। स्वामी फंड कर रहा है, हमने कुछ काफी निवेश किए हैं जहाँ पे हम इनको रिजॉल्व करके पिछले लेंडर से मिलकर, होम बायर से मिलकर, नए डेवलपर को बुलाकर जहाँ पे प्रोजेक्ट में जान है उसको कंप्लीट करने में हम भी अपना योगदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये इन्वेंट्री भी आएगी मार्केट में, मगर उसकी इन्वेंट्री की अगर आप देखें तो वो अगले 3-4 साल में आएगी। तो उसका कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, तो अगर हम 3.5 से 4 लाख घर अगर बेचते हैं साल में, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 5% से ज्यादा नहीं होगा। आज की जो खपत है वो करीब 3.5 से 4 लाख घर हैं टॉप 7 सिटीज में। तो ये बहुत बड़ा ओवरहैंग नहीं है। एक्चुअल मेरे हिसाब से जो इन्वेंट्री है वो 2-2.5 लाख ही है। बाकी जो है वो स्टॉक प्रोजेक्ट्स हैं, या जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी बनेंगे नहीं, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे कोई कोई अगले 2-5 साल तक तो कोई इन्वेस्टमेंट का स्कोप नहीं है। तो ये काफी स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं पिछले 5-10 साल में, जो आज भी अटके हुए हैं, जिनका कोई आसानी से निकाल नहीं होगा। यानी आने वाले 6 महीने में कंज्यूमर का सेंटिमेंट काफी बेहतर दिख रहा है। अब लोग लचीला पेमेंट प्लान चाहते हैं, रेडी टू मूव घर चाहते हैं, यानी रिस्क नहीं लेना चाहते। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं लेकिन डिमांड फिर भी बनी हुई है। भाव बढ़ने के साथ ही फेस्टिव सीजन में अच्छे संकेत दिख रहे हैं। अनसोल्ड इन्वेंट्री जरूर 32 महीने की दिख रही है, जो कि इंडस्ट्री के माथे का बल बढ़ा रही है। लेकिन ओवरऑल Q3 में शानदार आंकड़े नजर आ रहे हैं जो आगे भी बने रह सकते हैं। तो अमित जी और अंकिता जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के लिए इस शो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय या सुझाव हमें जरूर भेजिए। अगले शो में मिलते हैं रियल एस्टेट के दूसरे अहम मुद्दों के साथ। नमस्कार।